हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी की सीरीज की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेरी एक और सीरीज है टॉप 100 क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी के नाम से इस चैनल पे। उसमें मैंने 100 क्वेश्चंस 10 वीडियोस में डिस्कस किए हैं। उसमें 10 वीडियोस हैं और पर वीडियो 10 क्वेश्चन है। इस सीरीज से ज्यादा डिटेल में मैंने वहां पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस सीरीज से वो डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो प्लीज उसको भी आप चेकआउट कीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो इस सीरीज का 21st क्वेश्चन हो जाता है, वो है क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंप्लाइज। मतलब बैंक कॉलम जो होता है कैश बुक में, अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस हो तो उसका क्या मतलब है। या अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि बैंक अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो एक ही बात है, ठीक है, बैंक अकाउंट में, लेकिन जो आपने मेंटेन किया है। तो ऑप्शन ए है कैश इन हैंड, ऑप्शन बी है कैश एट बैंक, ऑप्शन सी है नो कैश बैलेंस, ऑप्शन डी है बैंक ओवरड्राफ्ट। जो ये बैंक अकाउंट होता है ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से एसेट अकाउंट होता है। और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एसेट अकाउंट में तो आपको कभी भी नहीं मिलता क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब है क्रेडिट साइड ज्यादा होना, है ना। लेकिन बैंक एक स्पेशल केस है। बैंक में कभी कभी क्रेडिट साइड जो होती है वो ज्यादा हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज डाले, ठीक है, और आपने वहां से 11,000 रुपीज आपने विड्रॉ किया, तो इस हिसाब से आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई ना। लेकिन ये 11,000 आपने कैसे निकाला जब आपने बैंक में 10,000 ही डाला था सिर्फ। तो ये जो 1,000 एक्स्ट्रा आपने निकाला, ये आपने लोन की शक्ल में निकाला। बैंक ने आपको लोन दिया जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का आंसर जो बनता है वो बनता है बैंक ओवरड्राफ्ट। आपका कोई बैलेंस नहीं है बैंक में, बल्कि आपने लोन लिया है बैंक से 1,000 रुपीज, जो हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक कॉलम में अगर क्रेडिट बैलेंस हो या बैंक अकाउंट में जो आपने अपनी बुक्स में मेंटेन किया है उस हिसाब से अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ऑप्शन ए ओपनिंग एंट्रीज, बी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, सी एडजस्टमेंट एंट्रीज, डी ऑल ऑफ दी अबव। जर्नल प्रॉपर होता क्या है? आपको पता है प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के हिसाब से हम जर्नल को जो है वो बहुत सी सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड करते हैं, और एक पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक में पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस आती हैं। जैसे कैश बुक हमने अलग कर दी, वो भी एक सब्सिडरी बुक है, उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आएंगी। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन आएंगी। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन आएंगी। ऐसे ही बहुत सी बुक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं आ सकती, जो आपने सब्सिडरी बुक बनाई है ना, उनको आपने जर्नल में ही रिकॉर्ड करना होता है। तो आप देखिए, जो आपने सब्सिडरी बुक्स अलग कर दी और जो बाकी जर्नल बच गया वो बनता है जर्नल प्रॉपर, और उसमें बहुत सी एंट्रीज आती हैं जो किसी स्पेसिफिक बुक में नहीं जाती है। उनमें ओपनिंग एंट्रीज भी होती हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी होती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज भी होती हैं, ट्रांसफर एंट्रीज भी होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है उस हिसाब से ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। और जर्नल प्रॉपर को हम रेजिडुअल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बची हुई एंट्री जो कहीं एडजस्ट नहीं होती वो इसमें एंटर करते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दी अबव। वैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? वैल्यूएशन अकाउंट एक कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। कॉन्ट्रा अकाउंट मतलब किसी एक मेन अकाउंट का अपोजिट अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यूएशन अकाउंट किसी एक मेन अकाउंट से लिंक होता है, और जो मेन अकाउंट का बैलेंस होगा कॉन्ट्रा अकाउंट में या वैल्यूएशन अकाउंट में उसका हमेशा उल्टा बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल, किसी एसेट का मशीनरी का अकाउंट है तो उसका जो कॉन्ट्रा अकाउंट होगा वो होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो एसेट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, उसमें बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो होगा क्रेडिट बैलेंस। समझ आ रही है? लेकिन अब ये काम किस आते हैं? ये आते हैं जो एसेट या लायबिलिटी या जिसके साथ भी ये लिंक्ड हो, जो मेन अकाउंट है, उनकी नेट वैल्यू निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, एसेट है आपका, उसकी वैल्यू है 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी हो गई है 2,000, तो उस एसेट की नेट वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 माइनस 2,000 हो गया 8,000, तो इसकी नेट वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपके पास जो डेटर्स होते हैं वो मेन अकाउंट है और उनका कॉन्ट्रा या वैल्यूएशन अकाउंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर दोगे डेटर्स से, तो आपके पास नेट जो डेटर्स हैं आपके वो अमाउंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनता है? वो बनता है बोथ ए एंड बी। बहुत से
कॉन्ट्रा अकाउंट्स है, जैसे सेल्स रिटर्न भी कॉन्ट्रा अकाउंट है, परचेज रिटर्न भी कॉन्ट्रा अकाउंट है, प्रोविजंस भी आपके कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following cases closing stock will appear in trial balance? When a trial balance is prepared after preparing trading account, when a trial balance is prepared after processing adjustment entries, when cost of goods sold balance is given in trial balance instead of purchases, या लास्ट जो ऑप्शन है वो है all of the above। इसका आंसर है all of the above। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले तीनों केसेस में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक हमने एडजस्ट कर लिया होगा पहले ही। ठीक है, एडजस्टेड परचेजेस हो सकता है। ओके, तो इस केसेस में हमारा जो ट्रायल बैलेंस में हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A check which is presented for payment after 3 months from the date it was written is called A. stale check, B. post dated check, C. spoiled check, D. expired check। मतलब वो चेक जो 3 महीने के बाद, जिस दिन वो आपने साइन किया होगा, वो 3 महीने के बाद जिसको आपने दिया होगा, उसने प्रेजेंट किया होगा बैंक में पेमेंट के लिए, तो उस चेक को क्या कहते हैं? तो आप पहले देखिए कि 3 मंथ जो होती है वो एक चेक की वैलिडिटी होती है। अगर आपको किसी ने चेक दिया तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर वो कैश कराना होगा, वरना वो कैश नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी एक्सपायरी डेट कितनी होती है? 3 मंथ्स का पीरियड होता है आपके पास। और उस चेक को बोलते क्या है? जो एक्सपायर हो गया, मतलब 3 महीने से ज्यादा वो प्रेजेंट नहीं हुआ था बैंक में पेमेंट के लिए, तो उस चेक को हम कहेंगे स्टेल चेक। तो इसका आंसर है ए, स्टेल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Check deposited but not cleared will be added to the balance to reconcile it with the balance. Fill in the blanks। जो आपने यहां पे ब्लैंक्स है वो फिल करने, वो क्या होगा? ऑप्शन ए है पासबुक कैश बुक, ऑप्शन बी है कैश बुक पासबुक, ऑप्शन सी है पासबुक ओवरड्राफ्ट और ऑप्शन डी है कैश बुक ओवरड्राफ्ट। जो इसका आंसर है वो है ए, पासबुक और कैश बुक। क्यों? जब आप चेक डिपॉजिट करोगे तो आपने अपनी जो बुक्स में बैंक अकाउंट बनाया है या कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसको तो डेबिट कर दिया है, लेकिन अभी बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है, तो आप क्या करोगे? पासबुक में जो है, पासबुक में उसको ऐड कर दोगे ताकि वो आपकी कैश बुक के साथ टैली हो जाए। तो इसका मतलब है, इसका आंसर है पासबुक और कैश बुक। ठीक है, मतलब पहले ब्लैंक में आएगा पासबुक, दूसरे ब्लैंक में आएगा कैश बुक, क्योंकि आप इस चेक को पासबुक में ऐड कर दोगे ताकि वो टैली हो जाए कैश बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट an item is to be recorded in books only if it is large enough to influence the decision follows from। मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि कोई आइटम आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करनी है जब वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, जब उसका कोई असर हो। अगर उस चीज का कोई असर ना हो तो आप एंटर नहीं करोगे। तो ये किस कन्वेंशन से हमें मिलता है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म से, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी से, कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी से, या कंसिस्टेंसी एजम्पशन से? तो इसका आंसर है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या क्या मतलब होता है कि सिर्फ वो चीजें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करोगे जो मटेरियल है। मटेरियल का मतलब क्या है? जो इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग पे असर डालें, जो आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करें, वो चीजें जिनसे आपके अकाउंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके डिसीजन मेकिंग में कोई असर नहीं डालते, उनको रिकॉर्ड करके फायदा कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी अकाउंट? ऑप्शन ए है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑप्शन बी है सस्पेंस अकाउंट, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन। इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, है ना। ये हमें सिर्फ इसलिए बुक्स में एंटर करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ताकि इनको आप राइट ऑफ कर सको। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो इनका अकाउंट इमेजिनरी अकाउंट हुआ। और सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो ट्रायल बैलेंस में अगर हमें कोई एरर दिखता है उसके लिए सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल होता है ना। सस्पेंस अकाउंट भी एक इमेजिनरी अकाउंट बन जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ वो जो बैलेंस नहीं हो रहा है अमाउंट, जो ट्रायल बैलेंस के 2 साइड से उनमें जो बैलेंस नहीं हो रहा है अमाउंट, वो इसमें आता है। तो उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो सिर्फ एक गलती होती है और उसको गलती को हम फिलहाल के लिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम अगले साल उस गलती को ठीक कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी शोन इन द ट्रेडिंग बैलेंस? किन चीजों का जो फॉलोइंग चीजें आपके पास दी है उनका ओपनिंग स्टॉक आप नहीं दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में? पहले आपने देखना है ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा ओपनिंग स्टॉक आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है आपका रॉ मटेरियल या गुड्स जो आपने खरीदी होती है बेचने के लिए, उसका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें, स्टेशनरी है, पोस्टल स्टैम्प्स है, पैकिंग मटेरियल है और ऑल ऑफ द अबव, इनमें से किसी का भी आप नहीं दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है, ना ये आपकी गुड्स हैं जो आपने बेचने के लिए खरीदी होंगी। इन चीजों को हम एज
एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो इनका ओपनिंग स्टॉक में आप नहीं दिखाओगे। तो इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबो। ऑल ऑफ द अबो यहां पे आपको लगता होगा कि नन ऑफ द अबो होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप ऑल ऑफ द अबो देखो। ऑल ऑफ द अबो क्यों बनता है इसका आंसर? क्योंकि जब आप ये तीनों चीजें इस जो ब्लैंक है इसमें एंटर करोगे तब सेंस बनेगी। अगर आप नन ऑफ द अबो बोलते हो तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबो, मतलब इनमें से कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट में एज ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट? इनमें से कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑर्डिनरी पैकिंग चार्जेस, दूसरा है फैंसी पैकिंग चार्जेस, तीसरा है चार्जेस फॉर पैकिंग रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, डी है एनी ऑफ द अबो। तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए ऑर्डिनरी पैकिंग चार्जेस। क्यों? आप ऑप्शन देखो बी जो है फैंसी पैकिंग चार्जेस। फैंसी पैकिंग चार्जेस मतलब होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा एक पैकिंग की जाती है ताकि उससे उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो जाए, उस पर आप कार्टून्स बनाते हो, उसके ऊपर आप ऑफर्स वगैरह लिखते हो, तो वो सेलिंग प्राइस में आती है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनता है। वैसे ही चार्जेस ऑफ पैकिंग रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, ये तो साफ साफ पता चल रहा है वो पैकिंग जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगता है, तो ये जो एक्सपेंस है ये आएगा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो इसका आंसर क्या बनता है? ए, ऑर्डिनरी पैकिंग चार्जेस। ऑर्डिनरी पैकिंग चार्जेस वो होता है जो प्रोडक्ट का हिस्सा ही बन जाता है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके अलावा आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। जैसे टूथपेस्ट के लिए उसकी ट्यूब, जैसे शैम्पू के लिए उसका पाउच, उनके अलावा आप वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी बेच नहीं सकते, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाता है। समझ आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली कन्वर्टिंग अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इनटू एक्सपेंस ओवर ए सीरीज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, बी डेप्रिसिएशन, सी एप्रिसिएशन, डी कैपिटलाइजेशन। तो इसका आंसर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो किसी एसेट की अनएक्सपायर्ड कॉस्ट होती है उसको हम हर साल डेप्रिसिएशन के नाम पे थोड़ा थोड़ा उसका जो हिस्सा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज डेप्रिसिएशन चार्ज दिखाते हैं और उसको राइट ऑफ आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following errors may affect the agreement of trial balance? इनमें से कौन सा एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है? मतलब वो ऐसा एरर होगा कि जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट और क्रेडिट साइड्स है वो मैच नहीं होंगी। तो आप पहले ऑप्शन देखिए, ए एरर ऑफ कमीशन, दूसरा है एरर ऑफ डुप्लीकेशन, सी है कंपनसेटिंग एरर, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होना चाहिए एरर ऑफ कमीशन। मैं समझाता हूं क्यों। एरर ऑफ डुप्लीकेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती हैं। अगर आपने 10,000 की गलती की है डेबिट साइड, वही गलती आपने क्रेडिट साइड भी की है, तो जब डुप्लीकेशन हो गई तो उसका असर नहीं ना होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस तब भी बराबर निकलेगा, है ना। तो वैसे ही अगर कंपनसेटिंग एरर है, कंपनसेटिंग एरर का क्या मतलब है, वो एरर जो आपने दोनों साइड बराबर किया है, समझ लो एरर ऑफ डुप्लीकेशन जैसा ही ये भी है, मतलब इसे क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। अगर आपने कोई चीज डेबिट साइड नहीं लिखी है, भूल गई है लिखना, तो वही आप क्रेडिट साइड भी नहीं लिखी है, वो टोटली एंट्री करना भूल ही गया है आपको, तो एक कंपनसेटरी एरर हो सकता है। मतलब दोनों साइड आपने गलती की है तो वो एरर पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1000 डेबिट साइड नहीं लिखा है तो 1000 आपने क्रेडिट साइड भी नहीं लिखा, तब भी डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर निकलेंगी ना, है ना। तो इसका मतलब कंपनसेटिंग एरर भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है एरर ऑफ कमीशन। वो क्यों? क्योंकि कमीशन में क्या होता है, कमीशन में आप कभी कभी एक ही साइड गलती कर देते हो। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई अमाउंट डेबिट कर दिया गलती से, तो वो एक्चुअल में होगा ही नहीं, लेकिन एरर ऑफ कमीशन दोनों तरफ से भी हो सकता है, वो कंपनसेटरी एरर बन जाएगा उस टाइम। तो इसका मतलब एरर ऑफ ओमिशन कर सकता है, तभी यहां पे क्वेश्चन में लिखा है मे अफेक्ट, है ना। तो ये कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा करे, लेकिन इनमें से ऑप्शन जो आंसर जो है वो है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन ऑन ऑप्शन ए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन बी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन सी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका आंसर क्या है, वो है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्यों? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर है, तो ये फिर क्यों एसेट की तरह दिखाएंगे हम, क्योंकि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमें एक साल से ज्यादा देर के लिए फायदा देता है। एक होता है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हमें एक साल के लिए फायदा देता है और उसको हम उसी साल डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हमें एक साल से ज्यादा तक फायदा देता है, तो इसको हम एक साल में बिल्कुल ही राइट ऑफ नहीं करेंगे, इसको जितनी देर के लिए फायदा देगा उतनी देर में हम इसको राइट ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए अगर हमें कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट है वो फायदा दे रहा है, तो 3 साल में इसको राइट ऑफ करेंगे। अगर हमने 9,000 खर्चा किया है एडवर्टीजमेंट पे, तो हर साल हम 3-3 हजार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। जो बाकी अमाउंट बचता है, जैसे पहले साल हमने 3,000 डेबिट किया, 6,000 बच गया, वो एसेट साइड ऑफ
बैलेंस शीट हम दिखाएंगे। वैसे ही अगले साल 3000 दिखाएंगे और उसके बाद वो बिल्कुल ही राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा मैच जो है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए है वेयर हाउस रेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इसका मैच है। चैरिटी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मैच है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इसका मैच है। और डिस्काउंट अलाउड, फाइनेंशियल एक्सपेंस इसका भी मैच है। इसका आंसर जो बनता है वो बनता है चैरिटी, क्योंकि चैरिटी एक लॉस है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन वेयर हाउस रेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनता है, क्योंकि वेयर हाउस में आप किस चीज का रेंट दोगे? जो आपने गुड्स प्रोड्यूस करके गोडाउन में रखी होंगी या कहीं और रखी होंगी स्टोर करने के लिए, तो उसका रेंट आप दोगे तो वो बन गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्काउंट अलाउड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट विल अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट? मतलब कौन सा एसेट की वैल्यूएशन इनमें से ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी? अनसोल्ड स्टॉक, कैश, ऑल लिक्विड एसेट, ऑल ऑफ द अबव। आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इनमें से कौन सी आइटम आती है? ना कैश आता है ना लिक्विड एसेट्स आते हैं, सिर्फ एक अनसोल्ड स्टॉक जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। अनसोल्ड स्टॉक को जब तक आप कंसीडर नहीं करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को आप जब तक कंसीडर नहीं करोगे, तब तक आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा या कम हो जाएगा। अगर अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, अगर अनसोल्ड स्टॉक कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। एंड डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर बनता है वो बनता है ए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो आपकी बिजनेस की कोर एक्टिविटीज होती है उससे जो प्रॉफिट आप कमाते हो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होता है आपकी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो आपने प्रॉफिट कमाया वो भी इंक्लूड होता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट को बेचना आपका कोर बिजनेस नहीं है, आपको कोर बिजनेस है गुड्स को बेचना। तो फिक्स्ड एसेट आप कभी कभी सेल करते हो, उससे जो प्रॉफिट आया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा, वो बेशक नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब मेन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस है, उससे जो प्रॉफिट होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम? इनमें से कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बी इंटरेस्ट रिसीव्ड, सी रेंट रिसीव्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो कोर बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है। मैंने वहां पे पहले ही समझाया कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वहां से अगर प्रॉफिट हुआ आपको, वो आपका ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आपका ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपका कोर बिजनेस नहीं है। और रेंट रिसीव्ड अगर आपने कोई अपनी बिल्डिंग किराए पे दे दी, से जो आपको रेंट मिलेगा वो कोर एक्टिविटीज वाली इनकम नहीं है। कोर एक्टिविटीज वाली इनकम मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप बेचने वाला है तो उसका लैपटॉप से जो प्रॉफिट होगा वो हुआ कोर एक्टिविटीज से प्रॉफिट कमाना। अगर कोई पेन बेचने वाला है, कोई स्टेशनरी वाला है, तो जब स्टेशनरी बेचेगा उससे अगर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ कोर एक्टिविटीज वाला प्रॉफिट। अगर वो अपनी चेयर बेचता है जिसपे वो बैठता था, तो उस पर अगर वो प्रॉफिट हुआ वो कोर एक्टिविटीज वाला प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एसेट इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो एसेट दिए हुए हैं ना, इनको आपने अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ परमानेंस में। मतलब बैलेंस शीट में ऑर्डर ऑफ परमानेंस में आप कौन सा एसेट पहले लिखोगे, कौन सा एसेट बाद में लिखोगे, ये आपने बताना है। ठीक है, तो हम इसका सीधा आंसर देखेंगे क्या है। इसका आंसर जो है वो है बी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ परमानेंस में ये देखना होता है हमें कि सबसे परमानेंट आपके बिजनेस में कौन सा एसेट रहने वाला है। ऐसे तो गुडविल होता है, लेकिन इन ऑप्शंस में से ही देखना है ना हमने। तो इन ऑप्शंस में सबसे परमानेंट होता है लैंड, उससे कम परमानेंट होता है प्लांट, उसके बाद फर्नीचर, उससे कम लाइव स्टॉक, उसके बाद रॉ मटेरियल, और उसके बाद सबसे कम परमानेंट जो एसेट होता है वो होता है कैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following formats of balance sheet displays net worth of the business to the owner? इनमें से कौन सा फॉर्मेट है जिससे हमें नेट वर्थ जो होती है बिजनेस की वो पता चल जाती है आसानी से? ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दी ए एंड बी। इसका आंसर जो है वो है बी। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट वो होता है जिसमें हमें अलग अलग दो कॉलम्स में दिखाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में हम दिखाते हैं लायबिलिटीज और
राइट हैंड साइड वाले कॉलम में हम दिखाते हैं एसेट्स। वर्टिकल फॉर्मेट जो होता है उसमें एक ही कॉलम में हम एसेट लायबिलिटीज सारा दिखाते हैं। उसी कॉलम में पहले आता है एसेट्स, उसके बाद आती है लायबिलिटीज। जो फिर इसका डिफरेंस होता है वो हमें पता चलता है, वो होता है नेटवर्थ टू द ऑनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेबिटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट नहीं करते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्ट मटेरियल, बी डायरेक्ट लेबर, सी फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डी ऑल ऑफ द अबव आर डेबिटेड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के काम आता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल्स भी आता है, डायरेक्ट लेबर भी आता है, और फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना वो भी आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव और डेबिटेड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये सारी चीजें डेबिट हो जाएंगी। ओके, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी आने वाली है, उसको भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ दूसरों को भी फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।